गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज मैं फर्स्ट पेपर के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित धारणा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अर्थात आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए थर्ड ईयर के लिए तो उपयोगी है ही। इसके अलावा आपके अदर जो भी कंपटीशन होते हैं, लगभग सभी कंपटीशंस में जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका टॉपिक है। इसलिए आप लोग बहुत ही सावधानी से पूरा लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रीय आय एवं उससे संबंधित कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस लेक्चर को 2 लेक्चर में जो है मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कह लीजिए। तो इसी टॉपिक का पार्ट 1 इस लेक्चर में रहेगा, फिर इसी टॉपिक का पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम देखिए, राष्ट्रीय आय शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेशनल प्लस इनकम, राष्ट्रीय प्लस आय। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या कर सकते हैं आप कि राष्ट्र की आय। राष्ट्र मतलब देश होता है, तो राष्ट्र की आय या देश की आय। तो यहाँ पे हम लोग राष्ट्र की आय या देश की आय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे वो ऐसा आय होगा जो कि जनरेट इनकम होगा। अर्थात प्रोडक्शन के रूप में देश की राष्ट्रीय आय यानी देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, उससे संबंधित है। ये रिसीप्ट इनकम नहीं है, ये प्राप्त इनकम नहीं है। जैसे 100 रुपये जैसे मिल गया आपको, किसी ने आपको 100 रुपये दे दिया, मान लीजिए मुझको 100 रुपये मिल गया। कि जो 100 रुपये है ये हमारी व्यक्तिगत इनकम हो सकती है, पर्सनल इनकम हो सकती है, लेकिन जो ये 100 रुपये है ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वही मुद्रा सम्मिलित किया जाता है जो जनरेट किया गया हो वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में। यदि 100 रुपये के बराबर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया गया है तो समझ लीजिए कि हमारी जो इनकम है, राष्ट्रीय जो आय है वो 100 रुपये के बराबर है। तो 100 रुपये की राष्ट्रीय आय के लिए 100 रुपये के बराबर वस्तुओं और सेवाओं का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। केवल 100 रुपये का नोट राष्ट्रीय आय नहीं है। राष्ट्रीय आय के लिए 100 रुपये के बराबर क्या होना चाहिए,
वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। ये 100 रुपये क्या है? रुपया क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा किस तरह कार्य करता है? अभी आपको सेकेंड ईयर के क्लास में बताया गया था। मुद्रा जो है मूल्य संचय के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ साथ मुद्रा जो है मूल्य मापन का कार्य करता है। ये मूल्य मापन का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। तो वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, उसको मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वो 100 रुपये के बराबर यदि उसने उत्पादन किया, देश में उत्पादन हुआ, इसका मतलब है कि 100 रुपये क्या हो गया? राष्ट्रीय। केवल 100 रुपये राष्ट्रीय नहीं है, चूंकि 100 रुपये के बराबर जो है देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, इसलिए 100 रुपये क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय। बात क्लियर हुई? अभी हम आगे आपको और क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय शब्द है ये पहले से ही इसका प्रयोग होता रहा है। 1776 में हम बात करें, एडम स्मिथ जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं। राष्ट्रों का धन। तो राष्ट्रों के धन की बात इन्होंने की अपनी पुस्तक में, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया। नहीं, इनका कोई क्लियर राष्ट्रीय आय संबंधित कोई क्लियर जो है इनकी डेफिनेशन भी नहीं है, परिभाषा भी नहीं है। यानी इन्होंने राष्ट्रीय आय से संबंधित न तो इनकी कोई कॉन्सेप्ट है न तो कोई डेफिनेशन है। इन्होंने राष्ट्रों के धन के बारे में बुक लिखी, इसके बारे में इन्होंने उसमें वर्णन किया, लेकिन राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है कोई भी डेफिनेशन इनकी नहीं रही। राष्ट्रीय आय की यदि हम परिभाषाओं की बात करें तो इनकी जो परिभाषाएं हैं वो न्यो क्लासिकल, या नव परंपरावादी, नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा। जो राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं हैं उसको किसने दिया? नव परंपरावादी अर्थशास्त्री, जिसमें मार्शल, पेगु, फिशर ये लोग आते हैं। और आधुनिक परिभाषाओं में साइमन कुजनेट, प्रोफेसर सैमुएल्सन ये सब आते हैं। तो इन लोगों ने जो है राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं दी हैं। कहने मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को दो वर्गों में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो न्यो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा दी गई परिभाषा, नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा, और एक हो गया आपका आधुनिक परिभाषा। अब हम बात करें नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी। नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में ही एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था पिगु, प्रोफेसर पिगु। इन्होंने राष्ट्रीय आय के संबंध में परिभाषित किया, राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया, और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत
हम उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित करते हैं जिसे मुद्रा के मापदंड के रूप में मापा जा सकता हो। यानी इन्होंने मुद्रा के मापदंड की बात कही। यानी इन्होंने राष्ट्रीय आय में उन वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जिसको क्या किया जा सकता है, जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जिन भी वस्तुओं सेवाओं को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, या उसको हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा जो है प्रोफेसर पेगू का कहना था। आधुनिक परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया प्रोफेसर साइमन कुजनेट, इनकी परिभाषा आती है और इन्होंने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, कि विशुद्ध उत्पादन से संबंधित है, जो उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों तक पहुंचता है। यानी इन्होंने उन सभी वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की बात कही जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों तक पहुंचती है, ऐसा इनका मानना है। अब ये अंतिम उपभोक्ता कौन होते हैं? अंतिम उपभोक्ता का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु यदि उपभोक्ता के पास पहुंचती है, कोई भी सेवा यदि उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, उसका उपभोग कर लिया जाता है और फिर से वो प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए किसी अन्य हाथ में, किसी उत्पादक के हाथ में वो नहीं जाता। जैसे चीनी। अब मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, कंज्यूमर हूं, उपभोक्ता हूं, मैं चीनी का उपभोग करता हूं। यदि मैं मार्केट से चीनी लेकर आया, खरीदा, इसका मतलब कि मैं किस लिए खरीदा? मैंने खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ? वो चीनी क्या होगा? उसका कंज्यूम होगा। अब उस चीनी को हम किसी दूसरे को नहीं देंगे, अब उसको जो है हम चाय के रूप में या शरबत के रूप में या किसी अन्य रूप में जो है उसका हम क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे। अब वो किसी दूसरे के हाथ में जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से कोई वस्तु जो है उपभोक्ता के हाथ पहुंचे उसे कहते हैं हम अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता तक जो है कोई वस्तु पहुंचती है, अंतिम उपभोक्ता तक कोई सेवा पहुंचता है, उन्हीं वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, और वो भी 1 वर्ष के लिए। इनकी परिभाषा फिर सुन लीजिए। राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं के उस विशुद्ध उत्पादन से संबंधित है जो 1 वर्ष की अवधि के लिए, यहां पे हमने टाइम बताना भूल गया, 1 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय। यदि इनकी हम परिभाषाओं को निष्कर्ष रूप में, संक्षेप रूप में, यदि इन परिभाषाओं को देखें तो निष्कर्ष रूप में क्या क्या बातें आती हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय को हम क्या कह सकते हैं? इसको नेशनल इनकम, शार्ट में आप NI भी बोल सकते हैं।
इसको हम अपने ढंग से परिभाषित करें सरल ढंग से, तो हम बोल सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः उस देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। देखिए हमने क्या क्या बातें कही, एक वर्ष के लिए या किसी विशेष वर्ष के लिए। इसके बाद मैंने क्या कहा कि समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के, तो जो उत्पादन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। और नेक्स्ट बात क्या है इसमें, मौद्रिक मूल्य। सामान्य अर्थ में क्या परिभाषा हम कर सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश में एक वर्ष में या किसी वर्ष विशेष में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग के बराबर होता है। अब इन जो विशेष बातें इनको आप समझिए, परिभाषा क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ पे एक वर्ष की बात करेंगे विशेष में, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, जो माप की जाती है, वो कितने वर्ष के लिए की जाती है, एक वर्ष के लिए की जाती है। और जो ये एक वर्ष होता है, वर्ष विशेष जो होता है, ये एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। आप वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रीय आय का जो है माप किया जाता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम होता है आप सबको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो फिर से पता कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय वर्ष का जो टाइम होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये फाइनेंशियल ईयर का टाइम होता है। यानी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे बजट पेश करना हो, चाहे राष्ट्रीय आय का माप करना हो, जो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, उसका जो टाइमिंग होता है लेखा जोखा का, वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ कंपटीशन में ये भी पूछ लिया जाता है, किसी कंपटीशन में ये भी पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष का समय क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। अब देखिए इसमें अंतिम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है। जब अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को हम पूर्ण निर्मित वस्तुएं एवं सेवाएं बोलते हैं, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो क्या हो, पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है, अब उसमें और निर्माण की कार्य की जरूरत नहीं है, अब केवल उसके उपभोग की आवश्यकता है। अब उसको जो है उपभोक्ता के हाथ में पहुंचना है
उपभोग के लिए। अब वो फाइनली बन चुका है, अंतिम रूप से बन चुका है, अब उसमें और भी उसमें जो है कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं हो सकता, वो अंतिम वस्तु है। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, या उसको हम बोल सकते हैं मध्यवर्ती वस्तु एवं सेवाएं। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, अब मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल फाइनल गुड्स का ही प्रयोग करेंगे, फाइनल सर्विसेज का ही प्रयोग करेंगे, न कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में अंतर हमको समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी बाइक का टायर, बाइक है मेरे पास, उसमें टायर लगा रहता है, तो टायर बनाने वाली एक फर्म होगी, तो टायर बनाने वाली जो फर्म है, जो टायर बना रही है, अब ये टायर जो है, जो बाइक बनाने वाला है, बाइक बनाने वाला जो इंडस्ट्री है, वो क्या करेगा, अब उसके यहाँ सारा चीज बनेगा ना, उसकी फर्में होती हैं। अब जहाँ पे केवल टायर ही बनता है, कुछ फर्में होंगी जहाँ पे केवल टायर ही बनेगा, कुछ फर्में होंगी जहाँ पे रिम ही रिम बनेगा, है ना। तो अलग अलग फर्मों से क्या होता है, जितने भी उसके पार्ट होते हैं सबको कलेक्ट करके जो है बाइक का रूप दिया जाएगा। अलग अलग फर्मों से जो भी पार्ट्स है, मान लीजिए कार बनाना है, अलग अलग फर्मों से लेंगे और सारे पार्ट को मिलाकर हम क्या करेंगे, एक डिजाइन देंगे जो कार बन जाएगा। अब जो ये टायर है, मान लीजिए टायर की कीमत, एक टायर की कीमत जो है मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 रुपये। यदि हम बाइक लेने जाते हैं, बाइक की कीमत 70,000 रुपये है, ₹70,000। यदि हम कितना टायर प्रोडक्शन हुआ इसको हम जो है मान लीजिए इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, मान लीजिए 100 टायर बनाया टायर कंपनी ने, टीवीएस का टायर हो चाहे सीएट का टायर हो, अलग अलग कंपनियां हैं जो कि अलग अलग जो है टायर बनाती हैं। तो कोई भी टायर वाला फर्म है, मान लीजिए उसने 100 टायर बनाया, एक टायर की कीमत 1000 रुपये, तो 100 टायर की हम बात करें तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो टायर का प्रोडक्शन जो हुआ वो 100 टायर का प्रोडक्शन हुआ, और उसका जो प्राइस हुआ मार्केट प्राइस के हिसाब से हम देखें तो कुल प्रोडक्शन कितना हुआ। क्योंकि जो हम इनकम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम जो इनकम है निकालेंगे प्रोडक्शन आउटपुट का लीजिए इनटू पर यूनिट प्राइस, वस्तु का उत्पादन और प्रति इकाई उत्पादन का कीमत। मान लीजिए वस्तु का उत्पादन हुआ 100 और प्रति इकाई कीमत कितनी है 1000, तो 100 गुणते 1000 कितना हो गया 1 लाख। ये 1 लाख क्या हो गया, कुल आय हो गया। बाइक 70,000 की है, मान लीजिए 10 बाइक, इसने 10 बाइक बनाया, तो 10 बाइक इसने बनाया तो कितना हो गया, वही चीज 10 गुणते 70,000, एक की कीमत 70,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 लाख। 5 0 4 0 और एक 5 0, 2 2 4 है 5 0, 7 लाख रुपए हो गए। तो समस्त वस्तुओं सेवाओं का यदि हम उत्पादन जो है सम्मिलित करते हैं
तो उस हिसाब से जो है यदि हम टायर और बाइक, मान लीजिए 2 वस्तुएं हो गई, एक टायर हो गया एक बाइक हो गया, अब इनका जो उत्पादन होगा उसको जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो हमारा आय आएगा, संपूर्ण देश की आय आएगी। मान लीजिए 2 ही वस्तुएं हैं, केवल टायर और बाइक, मान लीजिए 2 ही वस्तुएं हैं, वैसे अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं हैं, सबके उत्पादन को जो है हम क्या करते हैं, निकालते हैं, निकाल कर उसके प्राइस से इसी तरीके से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके टोटल जो है जो भी हमारा उत्पादन हुआ है उसका उसकी कीमत बाजार मूल्य निकालते हैं, मौद्रिक मूल्य निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है, उसी का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। मान लीजिए ये 2 वस्तुएं हो गए, तो 7 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, इसका मतलब टोटल हमारा जो नेशनल इनकम हो गया कितना हो गया, 7 लाख और 1 लाख, कितना हो गया, टोटल 8 लाख रुपए हो गया। तो इस हिसाब से नेशनल इनकम कितना होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए। लेकिन अब जो ये बाइक बनाने वाला जो बाइक है 70,000 कीमत जो रखा हुआ है, तो क्या इस बाइक में टायर नहीं लगा हुआ है, इस बाइक में भी तो टायर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसने जो है इससे टायर लिया, टायर कंपनी से इसने टायर लिया, जो 1,000 कीमत वाली टायर है वो टायर तो इसमें लग चुका है पहले से ही, 2 टायर हो गया, तो इसका मतलब है कि 2,000 टायर का ही है, जब उसको निकाल दें तो 68,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टायर बन तो गया लेकिन फाइनली कंज्यूमर के हाथ में नहीं गया, ये दूसरे प्रोड्यूसर के हाथ चला गया। अब यहाँ से टायर बना, ये कहाँ चला गया, बाइक वाले के पास चला गया, जहाँ पे बाइक बनती है, जहाँ पे कार बनती है वहाँ पे चला गया। इसका मतलब ये इसका उपभोग नहीं हुआ, ये तो किसी दूसरे प्रोडक्शन कार्य में लग गया, संलिप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया, क्योंकि अभी ये उपभोक्ता के हाथ तक नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि ये उपभोक्ता के हाथ तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और कार, ये जो बाइक या कार हमारा है, अब ये कंप्लीट हो गया है 70,000 में, तो सीधा कहाँ जाएगा, अब ये सीधा जो है कंज्यूमर के हाथ में जाएगा, तो अंतिम उपभोक्ता के रूप में जो है ये वहाँ पे पहुँच जाएगा अंतिम वस्तु के रूप में, क्योंकि ये क्या हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया, ये वस्तु फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण निर्मित हो गया। अब इसमें और निर्माण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सीधा कहाँ जाएगा, कंज्यूमर के हाथ में जाएगा, उपभोक्ता के हाथ में जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अंतिम वस्तु हो जाएगा, ये फाइनल गुड्स हो जाएगा। जबकि ये टायर क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु है। तो मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में अंतर समझ में आ गया, टायर मध्यवर्ती वस्तु हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका बाइक क्या हो गया, ये अंतिम वस्तु हो गया। तो राष्ट्रीय आय में जो है क्या करेंगे, केवल अंतिम वस्तु की ही गणना करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोहरी गणना हो जाएगी, यानी हम एक बार यहाँ पर भी काउंट करेंगे और वो चीज़ चूंकि इसमें इंक्लूड है तो यहाँ पर भी काउंट कर लेंगे, तो 2 बार गिनती हो जाएगी। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ही जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में समझ में आ गया आपको। अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी वस्तु फिक्स्ड नहीं होता, क्यों, अंतिम वस्तु ही हो गया या मध्यवर्ती वस्तु ही है। जो मध्यवर्ती वस्तु है वो अंतिम वस्तु भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्थान पर, उपभोक्ता की आवश्यकता पर, उसके यूज पर, उसके उपयोग पर। अब यही टायर ये कंपनी वाले के पास जाता है, बाइक वाले के पास, तो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। लेकिन यही टायर हम भी ले सकते हैं, यदि हम बाइक चलाते हैं, बाइक है हमारे पास, तो टायर खराब हो गया तो नया टायर जब हम लेंगे, नया टायर ही लेंगे, नई बाइक ले लेंगे, टायर ही बदलवाएंगे ना। तो जब नया टायर लेने जाएंगे तो टायर यहाँ से हमको सीधा मिल रहा है। अब ये टायर जो हम ले रहे हैं सीधा बाइक में लगा रहे हैं, इसका मतलब हम सीधा क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्वयं टायर का उपभोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यही टायर क्या हो गया, अब यहाँ पे अंतिम वस्तु हो गया। यहाँ पे क्या था, मध्यवर्ती वस्तु, यहाँ इसके लिए जो मध्यवर्ती वस्तु था टायर, और यहाँ पे यही टायर क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। तो ये यूज पे डिपेंड करता है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, कुछ मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हो जाती हैं, यूज के हिसाब से अंतिम वस्तु में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए तो राष्ट्रीय आय आगे हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय आय गणना कैसे की जाती है। वहाँ पे दोहरी गणना की समस्या जो है क्रिएट होती है। अंतिम वस्तुओं का चुनाव करना बहुत कठिन कार्य होता है, इसीलिए कठिन होता है क्योंकि कोई वस्तु मध्यवर्ती है तो कहीं कहीं क्या हो जाता है, अंतिम वस्तु के रूप में कार्य करने लगता है।
इसलिए जो है इसको जो है समझना बहुत ही आवश्यक। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चीनी का हमने एग्जाम्पल बताया, चीनी है, चीनी का यदि हम कंज्यूम करते हैं, मार्केट से लेते हैं चीनी, इसका मतलब है कि हमने चीनी का उपभोग किया, उपभोग करने के लिए हमने लिया। हमने भी बताया आपको, शरबत के रूप में, चाय के रूप में या अन्य किसी रूप में हमने घर में यूज किया, सीधा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। लेकिन वही चीनी, अब वहां पे देखिए ये चीनी क्या हो गया, अब यहां पे चीनी अंतिम वस्तु हो गया, चीनी यहां पे अंतिम वस्तु हो गया। और वैसे भी देखिए गन्ने को ले लीजिए, गन्ने का प्रोडक्शन होता है, तो गन्ने क्या होता है, गन्ना जो है चीनी मिल वाले के पास चला जाता है, जिसके पास चीनी मिल होता है वो गन्ने को खरीद लेता है, क्योंकि गन्ना क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। जो कच्चा माल होता है वो मध्यवर्ती वस्तुओं में आता है, कच्चे माल को कभी भी हम अंतिम वस्तु में शामिल नहीं करते। अब वही गन्ना क्या बन गया, चीनी बन गया। अब चीनी का हमने उपभोग किया तो चीनी क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स के रूप में, अंतिम वस्तु के रूप में जो है हमने उपयोग किया। लेकिन यही चीनी किसी मिठाई के दुकान वाले के पास चली जाए, केक बनाने वाले के दुकान के पास चली जाए, तो केक बनाने वाला या फिर मिठाई बनाने वाला, उसके लिए वो चीनी क्या होगा, मध्यवर्ती रूप में होगा, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में होगा, क्योंकि वो चीनी का यूज नहीं करेगा, उपभोग नहीं करेगा, बल्कि उस चीनी को क्या करेगा, उससे मिठाई बना देगा। और मिठाई बना के मिठाई जो है क्या होगी, वो अंतिम वस्तु होगी और उसको जो है हमको आपको उपभोग के लिए देगा। तो फाइनल गुड्स चीनी नहीं हुआ, यहाँ पे फाइनल गुड्स क्या हो गया, मिठाई हो गया, केक हो गया। अब जो चीनी की कीमत होगी वो मिठाई में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, सम्मिलित हो जाएगी। तो यहाँ पे मिठाई क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु हो जाएगी। यानी वही चीनी हमारे लिए क्या था, अंतिम वस्तु था, लेकिन वहां पे गया तो क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। वहां पे अंतिम वस्तु क्या हो गया, मिठाई हो गया। बात समझ में आ रही नहीं यार? लेकिन हमने आपको बताया कि यदि हमने चीनी का क्या किया, डायरेक्ट हमने कंज्यूम किया तो अंतिम वस्तु हो गई, लेकिन वो उत्पादक के हाथ में गया तो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। गन्ने को ही ले लिया, यदि हमने मार्केट से गन्ना ही ले लिया, किसान से गन्ना ही खरीद लिया व्यक्तिगत उपभोग के लिए, तो वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। लेकिन हमने कहा वो शुगर मिल के पास जाता है, चीनी मिल मालिकों के पास जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका वहां पे गन्ना आपका मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, चीनी अंतिम वस्तु हो जाएगा। टमाटर है, टमाटर, आलू हम मार्केट से लेते हैं, किसान पालन करता है, हम लेते हैं, सीधा क्या हो जाता है, वो अंतिम वस्तु हो जाता है। लेकिन वही टमाटर, वही आलू, चाट बनाने वाला जो ठेले पे चाट बनाता है, वह उसको लेता है तो क्या करता है, उस टमाटर का क्या करता है, चाट बना देता है। अब चाट बना के उस टमाटर जो है वो चाट के रूप में कन्वर्ट हो गया, आलू जो है वो चाट के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनल गुड्स क्या हो गया, चाट हो गया। अब उस चाट की जो कीमत होगी उसी में टमाटर और आलू की कीमत भी सम्मिलित होगी, इसलिए अब वहां पे चाट क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया, और वही टमाटर और आलू क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। लेकिन उसका यूज हम सीधा घर पे करते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो वही अंतिम वस्तु हो जाएगी। तो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर समझ में आ गया? ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए जो है इसकी गणना की जाती है, और उसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही उत्पादन किया जाता है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट हमने जो है सीधा जिस भी कंपनी से हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने बिल पे किया, उसकी प्राइस पे की, इंटरनेट हमको मिल गया। इंटरनेट क्या है, सेवा है, सर्विस है। अब हम उस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरनेट क्या हो गया, हमारे लिए अंतिम वस्तु हो गया।
लेकिन वही इंटरनेट कैफे वाले के लिए, जो कंप्यूटर की दुकान लेके बैठा हुआ है, जहाँ पे ऑनलाइन सारी सिस्टम होती है। अब आपको ये कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जमा करना है, भरना है, तो आप कैफे पे जाएंगे तो अपना ऑनलाइन कराएंगे। जब ऑनलाइन आप कराएंगे तो उसमें इंटरनेट यूज होगा। तो आप इंटरनेट जो आपका जो है वो पैसा जो है, जो आपका जो फॉर्म भरने का जो पेमेंट होगा, 50 रुपये 100 रुपये जो भी एक्स्ट्रा लेगा, वो क्या होगा, वो पूरा अपना सर्विस के साथ, यानी इंटरनेट चार्ज प्लस जो उसने सर्विस किया उसको इंक्लूड करके सीधा जो है इतना रुपये आपसे ले लेगा। इसका मतलब है कोई इंटरनेट क्या हो गया, हमारे लिए अंतिम वस्तु था, लेकिन वहाँ पे जाके क्या हो गया, वो आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया, उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गया, है ना। अब वो फाइनली जो है जो हमारी सर्विस कर रहा है, एक हमारी और सर्विस हो गई, फॉर्म को फिलअप करना, तो दोनों क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो फाइनली जो है फाइनल क्या हो गया, हमारा जो अंतिम जो सेवा हो गया, वो अंतिम सेवा क्या है, फॉर्म का फिलअप करना, ये अंतिम सर्विस हो गया हमारा। तो उसका चार्ज लग रहा है जिसमें वो भी उसमें इंक्लूड है। तो बात समझ में आ गई, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा के बारे में। मौद्रिक मूल्य वस्तुओं एवं सेवाओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से संबंधित होता है। तो मौद्रिक मूल्य से संबंधित होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो किस रूप में होगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखिए मुद्रा मापदंड, तिगुने का मुद्रा मापदंड, यानी जो भी वस्तुएं सेवाएं होंगी उसका क्या होगा, उसका जो बाजार मूल्य होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको परिवर्तित कर लेंगे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया जो हमारा प्रोडक्शन होगा, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में, मैं आपको बताएंगे, उसमें जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, सबका अलग अलग यदि हम जो है प्रोडक्शन को सूची बनाएंगे तो 100 पेज का हो जाएगा। फिर उसको जो है किसी को समझाना है कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो उसको पढ़ते पढ़ते वो पागल हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा क्या होगा। तो उसको क्या किया गया, उसको मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि मुद्रा क्या करता है, मूल्य मापन का भी कार्य करता है। तो जब मुद्रा के रूप में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है इनको हम संक्षेप में एक समीकरण के रूप में देखें तो हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम इक्वल टू C प्लस I प्लस G माइनस D प्लस X माइनस N। फिर से हम देखें उसी परिभाषा में, किसी देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष के लिए उस देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है, तथा इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इसमें मैंने दो शब्द और उपयोग कर दिया कि मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। मूल्यह्रास या उसको हम बोल सकते हैं गिरावट व्यय, इसको घटा दिया जाता है और विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको जोड़ दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे।
यहाँ पर देखिए वही चीज है, यहाँ पर आप देखिए जहाज राष्ट्रीय एनआईसी है, ये राष्ट्रीय नेशनल, सी क्या है कंडक्शन, उपभोग, व्यय, आई क्या इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर विनियोग, जी क्या है सार्वजनिक, या सरकार का है, डी क्या है, डी है आपका डिफरेंशिएशन, मूल्यह्रास, या गिरावट है, या इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर क्या है इम्पोर्ट, यानी एक्स जो है आपका निर्यात मूल्य है और एम क्या है इम्पोर्ट वैल्यू या आयात मूल्य। इसी के अंतर को, इन दोनों का जो अंतर है, इसी को हम बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब देखिए इसको निकालिए, राष्ट्रीय आय है, यहाँ पर व्यय क्या बात देख रहे हैं, अर्थात जो हम उपभोग करते हैं, उपभोग पर जो व्यय करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो विनियोग पर हम व्यय करते हैं, इसके अलावा जी मतलब जो गवर्नमेंट व्यय करती है, सरकार के व्यय को भी सम्मिलित किया है। तो हमारा जो उपभोग पर व्यय है, विनियोग पर व्यय है, इसके अलावा गवर्नमेंट का जो व्यय है, इन सबको जोड़ लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को मूल्यह्रास का विदाउट बेस क्या करते हैं, घटा देते हैं और विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको जोड़ लेते हैं। यही हमारी राष्ट्रीय है। अब यहाँ कुछ चीजें तो समझ लेते हैं, मूल्यह्रास का विदाउट बेस क्या होता है, जो भी उत्पादन प्रक्रिया में जो भी पूंजी हमारे कार्य कर रहे हैं, जो भी पूंजी लगे हुए हैं, क्योंकि पूंजी भी क्या उत्पादन का साधन है। पूंजी में जैसे मशीनें हो गई, अब मशीनें क्या होती है, मशीनें जब चल रही है क्या होता है, उसमें घिसावट होगा, घिसावट होना, ह्रास होना, कमी होना, किसमें, उसके वैल्यू में। मशीन चलती रहेगी तो उसमें गिरावट होगा, मशीनरी कुछ पार्ट देंगे, उस पर व्यय आएगा, खर्च आएगा, तो उसी व्यय को क्या कहेंगे, गिरावट देंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या फिर आप ये कह लीजिए कि उसके मूल्य में क्या होता है, दिन प्रतिदिन गिरावट होता है, कमी होती है, उसको क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के यहाँ माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप मार्केट से जो शोरूम से आप कार लेकर आते हैं, तो कार जब आप लेकर आते हैं उसमें कीमत 8 लाख रुपए है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप घर ले आते हैं धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतते जाता है, गिरता रहता है, तो उसका मूल्य क्या होता है, गिरता है। क्या उसको साल भर बाद भी 8 लाख रुपए मिलेगा, उसकी कीमत मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसके मूल्य में क्या होता है, ह्रास होता है, गिरावट होता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी पूंजीगत वस्तु उसमें लगी हुई है, काम कर रही है, उसमें क्या होता है, गिरावट होता है, उसके मूल्य में ह्रास होता रहता है।
उसी को हम क्या करते हैं, गिरावट देख लेंगे चाहे मूल्य प्राप्त। ये क्या होता है, इसको हम इसमें से माइनस प्रोडक्ट में घटा देते हैं और एक्स का एक्सपोर्ट एंड का एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसको बोलते हैं निर्यात, इसको बोलते हैं आयात। ये निर्यात से गया, निर्यात आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं जब वस्तुओं को क्या करते हैं, किसी दूसरे देश से मंगाते हैं, हमें किसी वस्तु की जरूरत है, जैसे मान लिया दाल की जरूरत है, दाल हमारे यहाँ कम हो गया, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दाल की कमी है हमारे यहाँ, दाल की कमी है, दाल की भरपाई के लिए हमारे यहाँ बेचने ही हम जो है आपस में एक दाल की जो है लेन देन करने पर भी जो है जो सप्लाई है हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है दाल की। तो ऐसे स्थिति क्या करते हैं, हम विदेशों से क्या करते हैं, इसका हम उसको मंगवाते हैं। तो विदेशों से जो दाल हम मंगवाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे। और कोई वस्तु हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उत्पादित हो रही है और दूसरा देश जो है हमसे मांग कर रहा है उसकी, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है क्या करेंगे, उस देश को देंगे। जब उस देश को हम देंगे क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। क्या हम किसी वस्तु को दूसरे देश को देते हैं व्यापार प्रक्रिया में, तो वहाँ की मुद्रा हमारे यहाँ आती है। जब हम वस्तु को देंगे तो मुद्रा उस देश से हमारे देश में आ जाएगी, और जब हम वस्तु को दूसरे देश से लेते हैं तो मुद्रा हमारे देश से उस देश को पहुँच जाती है। तो मुद्रा उस देश से हमारे देश में आना और हमारे देश उस देश में जाना, इन दोनों में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसी को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट बोलते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, शुद्ध विदेशी आय बोलते हैं या विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय बोलते हैं। जितना हमने दिया और जितना हमको प्राप्त हुआ दोनों का जो अंतर है वैसे शुद्ध विदेशी क्या होता है, हमारा आय होता है। इसको हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। बात समझ आ गई। अब देखिए राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम आपको बताएं, इसमें जो है देश के अंतर्गत मैंने आपको बताया देश में जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है एक वर्ष के अंदर, अब वही वस्तुएं हो या सेवाएं हो, अब वो किसी भी क्षेत्र में होनी चाहिए। जैसे जो हमारे उत्पादन जो आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उत्पादन की दृष्टि देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, पूरा जो भी हमारी इकोनॉमी है उसमें जो भी उत्पादन होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि एवं इससे संबंधित वस्तुएं निर्मित होती हैं, अगर एग्रीकल्चर जितना भी प्रोडक्ट है, इसके अलावा संबंधित वस्तुओं में जैसे आपका मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी मतलब फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सारे किसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण, विनिर्माण, बिजली, जलापूर्ति, गैस, ये सारी चीजें आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। और टर्शियरी सेक्टर में आती है सेवा क्षेत्र, इसका नाम है सेवा क्षेत्र।
ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब क्या है, ये सब सर्विसेज है, सेवाएं हैं, जो कि टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत। इस सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्शरी सेक्टर से, इन सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उन सब उत्पादन को क्या कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय। इसके अलावा हम स्वामित्व के आधार पर देखें, जो हमारे कुछ सर्विसेज होते हैं आपको तरफ होते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट। तो प्राइवेट जो सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट जो सर्विसेज, दोनों को सब ले दिया है। तो राष्ट्रीय आय में निजी वस्तुएं सेवाएं हो चाहे सार्वजनिक वस्तुएं सेवाएं हो, सबके उत्पादन को क्या किया था, सम्मिलित किया गया। प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का, किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी तरह का वस्तु हो, सबके उत्पादन को इसमें हम सम्मिलित किया जाता है। बशर्ते ध्यान देने योग्य बात यह है, जो वस्तुएं हैं उनकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, अंतिम होनी चाहिए, यानी अंतिम वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय आय के बारे में यहाँ पे जो डेफिनेशन में संक्षेप से राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में जाना। अब राष्ट्रीय आय को और भी गहराई से समझने के लिए इससे संबंधित कुछ रेफरेंस जो है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी समझना बहुत आवश्यक है। और इसको आप समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी मिलेगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएसटी, एनडीपी, एनएमसी, आगे भी पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब जो है नेशनल इनकम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं और इनको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, जो हमारा यहां पर हम बात करें जीडीपी। अब जीडीपी, जीएसटी, एनडीपी, एनएमसी को समझने से पहले हम कुछ विशेष बातों को समझ लेंगे। जैसे इसमें हम प्रयोग करेंगे साधन लागत। इसमें हम प्रयोग करेंगे बाजार मूल्य। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसकी माप के लिए दो तरह से माप कर सकते हैं। उसके साधन लागत का लागत और उसके बाजार मूल्य का लागत, यानी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का उत्पादन जो होता है वो कैसे संभव होता है? वो उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से ही कोई भी किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव हो सकता है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो भी उसमें फैक्टर काम करते हैं, जो भी साधन काम करते हैं, वही क्या होता है, उसका जो मूल्य होता है वही उस वस्तु की लागत होती है, उसी को हम साधन लागत कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये वस्तु है, अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमें उत्पादन के सभी साधनों की जरूरत होगी। भूमि क्या हो सकता होगा,
अब होम क्या है? साधन। उसकी लागत क्या है? उसकी कीमत क्या है? रेंट, लगान। पूंजी की आवश्यकता होगी, किसी भी वस्तु को बिना पूंजी के बनाने का है। पूंजी के लिए जो है उसकी जो कीमत होती है, लागत के रूप में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। श्रम है, लेबर की आवश्यकता होती है। तो लेबर क्या मिलता है? वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है। तो क्या है? उसकी कीमत है। और कितना होगा? लागत का सम्मिलित होगा किसमें? साधन लागत में। उद्यमी को क्या चाहिए? उद्यमी को प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। संगठन, मैनेजमेंट, मैनेजर को क्या चाहिए? प्रबंधक को क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी साधन काम कर रहे हैं, इसकी जो कीमत होती है, ये क्या होती है? ये साधन लागत होती है। इसी को जोड़ते हैं, ये साधन लागत का लागत। और साधन लागत मैंने जैसे आपको बताया, ये पेन है, मान लीजिए रेंट के रूप में 2 रुपये लगे, इंटरेस्ट के रूप में 2 रुपये लगे, आपका वेट के रूप में 3 रुपये लगे। मान लीजिए आपका प्रॉफिट जो कि कितने को मिलना चाहिए? 1 रुपये होगा। तो ये टोटल क्या हो गया? ये टोटल लागत होगा। इस तरीके से 2, 2, 4, 1, 5, 6, 8 रुपये क्या होगा? ये इसकी साधन लागत। 8 रुपये क्या होगी? इस वस्तु की, इस मार्केट की साधन लागत होगी। ये मार्केट में नहीं है, ये मार्केट में बिकने के लिए नहीं है। ये केवल उत्पादन के बाद ही जो है, जो लागत है, जो आधार पर हमने गणना किया, इसको हम क्या कहेंगे? साधन लागत। और बाजार में क्या होता है? अब 8 रुपये बोल, मार्केट में क्या होता है? मार्केट में इसमें जो है जीएसटी जुड़ जाती है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी में आपने सुना, भारत में से लागू है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाती है। जब भी वस्तुएं कोई तैयार होती है बिकने के लिए, तो उस पर जो है जीएसटी लगता है। इसमें मान लीजिए 2 रुपये जीएसटी हो गई, ये कितना होगा? ये 10 रुपये। अब 10 रुपये क्या होगा? ये बाजार में। अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिए आप कि इसमें एक शब्द होता है सब्सिडी। सब्सिडी, SID, जिसको हम बोलते हैं अनुदान या आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहयोग। तो सहयोग या अनुदान या सब्सिडी इसको बोलते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने बताया जीएसटी के रूप में। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? इसको हम अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर बोलते हैं। तो जो साधन लागत होता है, साधन लागत में क्या होता है? सब्सिडी को यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे काम होता है कि जहाँ क्या करते हैं, सब्सिडी को हम ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर माइनस करते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं? इसको हम माइनस करते हैं। और बाजार में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं और सब्सिडी क्या करते हैं? माइनस। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी होता है गवर्नमेंट तरफ से दिया गया एक अनुदान होता है, जो कि उत्पादक को दिया जाता है ताकि क्या हो? बाजार में उसकी कीमतें अधिक न हो, सामान्य बनी रहे। कभी कभी जो है किसी जो नए उद्योग होते हैं, उसको शिशु उद्योग करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसके विकास के लिए भी जो है सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। अब जो अनुदान होता है, सब्सिडी होता है,
और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, साधन लागत के अंतर्गत सब्सिडी तो ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होगा। और यहाँ पर बाजार में सब्सिडी ऐड नहीं होगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा। क्यों? ये ऐड इसलिए नहीं होगा, ये प्राइस में सब्सिडी ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या होता है हमारी, मान लीजिए 2 रुपये सरकार ने टैक्स लगा तो 50 पैसे उसने क्या किया सब्सिडी, उसने 50 पैसे क्या किया, तो सब्सिडी क्या होगा मार्केट में आके सब्सिडी क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में सब्सिडी को माइनस कर दिया ताकि कंज्यूमर को क्या हो थोड़ा राहत मिल सके। अब 50 पैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, जो 10 रुपये की कीमत क्या हो जाएगी आपको 9 रुपये का, मतलब कि टैक्स क्या होता है, होता है टैक्स 2 रुपये सब्सिडी 50 पैसे, मार्केट में आते आने से क्या होगा सब्सिडी को माइनस कर दिया गया और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको सब्सिडी को ऐड कर दिया गया, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। सब्सिडी तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। आजकल जितने भी रसोई गैस यूज कर रहे हैं सब लोग जो है सब्सिडी को अच्छी तरह जानते होंगे, पहले तो कम लोग जानते हैं, तो आज तो सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जो नहीं पढ़े लिखे वो भी जानते हैं सब्सिडी बैंक में आई नहीं, खाते में चेक करते हैं सब्सिडी आई नहीं, क्योंकि अब जो सब्सिडी का सिस्टम है सरकार ने सीधा क्या किया, सीधा जो है कंज्यूमर के खाते में डायरेक्ट सीधा जो है सब्सिडी उसके खाते में। पहले क्या होता है, पहले जो है जो गवर्नमेंट होती थी वो जो भी जो है मान लीजिए गैस कंपनी होती थी, उसको मान लीजिए 80 गैस है, 80 गैस है, इस कंपनी को क्या करती थी सब्सिडी देती थी, इसको सब्सिडी देती थी और बोलती थी आपको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में क्या करेंगे, इसके अलावा भी आप अपना प्राइस जो है वहाँ पे रखेंगे ताकि जो है कम कीमत पर जो है हमारे जो रसोई गैस को यूज करने वाले जो कंज्यूमर हैं उनको कम रुपए में या आसानी से उनका खर्चा कर सके, उसको खरीद सके। उसमें होता क्या था कि मान लीजिए आपको 12 सिलेंडर गैस इशू होते थे साधन में, तो भी आज से ही 10 साल पहले हम बात करें, 8 साल 10 साल पहले, तो गाँव में जो है सिलेंडर यूज होता था लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। उसमें क्या होता था, हमारे पास सिलेंडर नहीं करते थे, साल में 2 सिलेंडर अपने सिलेंडर यूज करते थे, छोटा मोटा चाय बनाने के लिए यूज करते थे, कोई रिश्तेदार आ गया तब यूज करते थे, चूल्हा पे ही खाना बनता था। तो ऐसे क्यों होता, ऐसे में अब मान लीजिए 1 सिलेंडर में 200 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट ने इसको दिए, 12 सिलेंडर के साथ 12 गुना 2400 रुपये साल की सब्सिडी हो गई एक व्यक्ति की, एक कस्टमर। अब वो यूज कितना कर रहा है, वो यूज कर रहा है मान लीजिए 2 लाख सिलेंडर, ये मान लीजिए 2 सिलेंडर यूज कर रहा है तो इसमें सरकार ने सब्सिडी कितना यूज किया, कितना दिया, उसको कितना बेनिफिट दिया, 200 रुपये कोई नहीं चाहते हो तो 400 रुपये सब्सिडी नहीं यूज किया, जैसे जो गैस मालिक था या गैस कंपनी वाला था कितना दिया, उसको सब्सिडी मिला 2400। अब 2400 में 400 रुपये याद किया, बाकी 2000 रुपये क्या हुआ उसके पास। इस विसंगति को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी को सीधा आपके खाते में जो है डालना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब आप जितना सिलेंडर यूज करेंगे उतनी सब्सिडी आपके खाते में रहेगी, बाकी की सब्सिडी क्या होगी गवर्नमेंट की बचेगी, गवर्नमेंट की बचेगी मतलब देश की बचेगी। और जो ये लोग अनावश्यक रूप से पैसा कमा रहे थे उनका क्या होगा, गवर्नमेंट कर दी। ये सब्सिडी होता है लाभ होता है, जिसको हमें क्या था कि साधन लागत में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन बाजार में क्या करते हैं इसको हम ठीक है। तो ये मैंने आपको जानकर बताया कि साधन लागत और बाजार मूल्य पर किस तरह जो है हम इसका जो करते हैं उस साधन को जो है मापने के लिए, उत्पादन जो हमारा होता है उसको मापने के लिए किस तरह जो है हम साधन और लागत और बाजार मूल्य का हम लोग।
क्योंकि अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीडीपी के बारे में, जीएसटी के बारे में, इन सब में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हमने पहले ही आपको समझा दिया। ठीक है, अब आज हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय आय क्या होता है, और इससे संबंधित थोड़ा बहुत छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है हमने आपके सामने क्लियर किया। अब हम इससे संबंधित विशेष कॉन्सेप्ट है जीएनपी, जीडीपी। तो आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आय के बारे में समझे। अब हम अगले लेक्चर में जो है आपको हम बताएंगे जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आज इतना है, धन्यवाद।